नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पेंशन कितने प्रकार की होती है और कौन सी पेंशन किसको मिलेगी और उसकी शर्तें क्या क्या हैं, इन बातों पर चर्चा करूंगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मेरी पेंशन इतनी मिलती है, क्या ये सही है? मुझे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्यों मिल रही है, स्पेशल फैमिली पेंशन क्यों नहीं मिल रही, लिबरलाइज क्यों नहीं मिल रही, डिसेबिलिटी कम क्यों है, आदि आदि सवालों पर। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके पेंशन की पूरी जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देता हूं कि ये हम पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन क्या है। जब किसी सैन्य कर्मी की मृत्यु किसी लड़ाई के जैसी सिचुएशन में, आतंकवादियों के किसी अटैक में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में या बैटल इनोकुलेशन में डेथ हो जाती है, तो उस दशा में उस कर्मचारी की विधवा को या उसके जो नॉमिनेटेड उत्तराधिकारी हैं उसको आजीवन उस कर्मचारी द्वारा लास्ट जो तनख्वाह ली गई थी, फुल तनख्वाह मिलती रहेगी। दोस्तों इसको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, स्पेशल फैमिली पेंशन जब मिलती है जब किसी सैन्य कर्मी की मौत किसी इंजरी के कारण या किसी बीमारी के कारण हो जाती है, जो कि एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। और ये फैमिली पेंशन उस कर्मचारी द्वारा जो लास्ट महीने में ली गई तनख्वाह है उसका 60% दी जाती है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन उस सैन्य कर्मी की विधवा या उसके उत्तराधिकारी नॉमिनेटेड को मिलती है जब कोई सैन्य कर्मी नेचुरल डेथ हो जाती है। दोस्तों वो सर्विस में रहते रहते या रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसी कंडीशन में फैमिली को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। और ये उस कर्मचारी द्वारा जो लास्ट में तनख्वाह ली गई थी उसका 30% मिलती है दोस्तों, और ये मिनिमम 9,000 से कम नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों, सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन दोस्तों सैन्य कर्मी को उसके लास्ट 10 महीने के एवरेज के बराबर या लास्ट महीने की जो तनख्वाह है, दोनों में से जो ज़्यादा है उसका 50% JCORs की सर्विस मिनिमम पेंशनेबल 15 साल पूरी हो गई हो या उसके बाद में सर्विस पेंशन के रूप में मिलता है। ये तब लागू है दोस्तों जब और ऑफिसर्स की 20 इयर्स मिनिमम सर्विस और उसके बाद ही लागू है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो को पूरा डिटेल से देख सकते हैं। और अभी 7th पे कमीशन के बाद वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये मुद्दा अभी नेशनल एनोमली कमेटी के पास रेफर किया हुआ है। जैसे ही वहाँ से फाइनल रिपोर्ट मिलेगी मैं उसके ऊपर अलग से फिर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, वार इंजरी पेंशन कब मिलती है? जब कोई कर्मचारी इंजरी के कारण 100% डिसेबिलिटी हो जाती है और उसकी जो लास्ट महीने की जो उसकी तनख्वाह थी, रिकॉनेबल एमोल्यूमेंट्स जो था, उसका 60% आपको पेंशन के रूप में मिलता है। और देखिए दोस्तों, जिस तरह से परसेंटेज घटती जाती है डिसेबिलिटी की, उसी तरह से ये पेंशन का रेशियो भी कम होते चला जाता है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग ऑफ अपील। इसका मतलब ये है जब कोई सैन्य कर्मी मेडिकल ग्राउंड पर डिस्चार्ज हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है या रिटायर्ड हो जाता है लो मेडिकल कैटेगरी में, और उस समय उसको डिसेबिलिटी पेंशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है, तो वो कर्मचारी 6 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकता है अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, और अगर अधिकारी है तो वो अपने सर्विस हेडक्वार्टर को, अपने ड्यूज के लिए, अपनी डिसेबिलिटी के लिए। और दोस्तों किसी फैमिली पेंशनर को अगर ऐसा लगता है कि हमको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी या कुछ और तरह से कुछ मिलना चाहिए था, तो वो भी अपील कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, पेंशन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लगभग 24 लाख डिफेंस पेंशनर हमारे पास हैं और 55,000 पेंशनर हर साल नए जुड़ जाते हैं। दोस्तों 45,000 ब्रांचेस हैं दोस्तों पब्लिक सेक्टर की, और 740 ट्रेजरी ऑफिस है। 61 डिफेंस पेंशन
ऑफिस हैं, डीपीडीओ, 2 पोस्ट ऑफिस हैं। दोस्तों ये सारी वो एजेंसी हैं जो आपको पेंशन देती हैं। डिफेंस पेंशन अदालत, ये दोस्तों हमारे जो जेसीओ जवान, जो उनकी फैमिलियां जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और उनके पेंशन में कुछ इरेगुलरिटियां हैं और उनकी पेंशन में कुछ विसंगतियां हैं, उनको कम पेंशन मिल रही है, ठीक से नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ छूटी हुई हैं, तो इस सब चीज़ के जानकारी के लिए डिफेंस पेंशन अदालतों का जगह जगह पर आयोजन हो रहा है। और जब जब ये अदालतों का कहीं आयोजन होता है तो आप वहां जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। वहां आपको एक आपका आईडी नंबर मिलेगा जिसके रेफरेंस से आप अपना बाद में इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि मेरी जो समस्या थी उसका क्या समाधान निकला। और इसके ऊपर मैं भी टाइम टू टाइम वीडियो बना के डालता रहता हूं जब जब किसी पेंशन अदालत का आयोजन होता है। देखिए दोस्तों, ओल्ड एज पेंशन का यहाँ जिक्र नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब किसी पेंशनर्स की या फैमिली पेंशनर्स की उम्र 80 साल पूरी हो जाती है तो और 85 साल से कम है, उस समय उसकी जो पेंशन है वो संशोधित होती है और उसमें 20% का इजाफा होता है। और 85 साल से 90 साल तक के बीच में अगर जब कर्मचारी पहुंचता है पेंशन भोगी तो उसकी 30% पेंशन और बढ़ जाती है। इस तरह से जब 90 साल पर पहुंचता है और 95 साल से कम रहता है तो उस समय 40% बढ़ जाती है दोस्तों। और जब दोस्तों 95 साल से ऊपर जाता है, 100 साल के बीच में आता है, तो उस समय उसकी पेंशन संशोधित होकर 50% और बढ़ जाती है। ये बेसिक पेंशन या फैमिली पेंशन जो है उनका बढ़ता है दोस्तों। और जब कोई पेंशन भोगी, चाहे वो पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है, 100 साल को पार कर जाता है तो उसकी पेंशन 100% संशोधित होकर बढ़ जाती है दोस्तों। बहुत सारे पेंशनर्स को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो उनको अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से अप्रोच करना पड़ता है, बता के वो पेंशन को बढ़वाना है। तो दोस्तों ये थी पेंशन से जुड़ी जानकारी। 30% पेंशन, 50%, 60%, 80% और 100% और सभी तरह की पेंशनों की। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें। कोशिश करूंगा मैं आपको उसका सही जवाब देने की। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।